स्क्रीन विजिबल आहे. आवाज पण येतोय माझा Yes, क्लिअर? Yes. सो ॲज आय सेड यस्टरडे, लास्टचे जे 3 टॉपिक्स आहेत कंपनीज ऍक्टचे आपले राहिलेले, डिबेंचर्स, डिपॉझिट्स आणि चार्जेस. सो वी गोइंग टू सी दॅट टुडे. आणि आय ऑल्सो टोल्ड यू टू चेक वन्स, म्हणजे काही राहिलंय का कुठे. तर आय होप तुम्ही बघितलं असेल. जर काही राहिलंय, काही डाऊट्स असतील तर ते पण आपण आज घेऊया. ठीक आहे. सो स्टार्टिंग विथ डिबेंचर्स, डायरेक्टली मी टॉपिक स्टार्ट करते. तर डिबेंचर्स, आता कंपनीमध्ये ना 2 तऱ्हाचे फंड्स असतात. फंडिंग 2 टाईपनी येतं. एक असतं ओन्ड फंड, ठीक आहे, आणि दुसरं असतं लोन फंड. एक असतं ओन्ड फंड आणि दुसरं लोन फंड. जे ओन फंड आहे त्याबद्दल आपण ऑलरेडी शिकलोय, दॅट इज शेअर कॅपिटल. सो जे हे शेअर कॅपिटल असतात, जे आपण ओनर्स म्हणतो ना कंपनीचे जे आहेत, सो हे जे शेअर कॅपिटल वाले सगळे आहेत ते फंडिंग असतं, ते ओन फंड असतं. आणि बाकी जे लोन फंड, म्हणजे लोन मध्ये जे बघितलं जातं त्यामध्ये डिबेंचर्स वगैरे येतात. ओके. सो डेट डिबेंचर्स जे काही आहे ते लोन फंड मध्ये येतात. आता डिबेंचर्स काय, तर डिबेंचर्स सुद्धा शेअर सारखे इश्यू होतात, बट शेअर सारखे इश्यू होतात, बट त्याला फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिळतो, म्हणजे सिक्युरिटी जरा जास्त आहे. सो इट्स लाईक अ लोन. म्हणजे लोन मध्ये कसं की तुम्हाला रिपेमेंटची गॅरंटी असते, त्यावर जास्त सिक्युरिटी असते. लाईकवाईज शेअर कॅपिटल मध्ये जर तू प्रिफरन्स शेअर कॅपिटल जर तुम्ही बघायला गेलात, त्याच्यामध्ये डिव्हिडंड वगैरे मिळतं, बट जस्ट अ सेकंड. So if you see preferential capital, in that you will get dividend. ठीक है. But from preferential capital and debentures, more secured investment is debentures. ठीक है. तर डिबेंचर मध्ये काय तुम्हाला इंटरेस्ट मिळतो, तुम्हाला रिडम्पशन जे आहे ते वेळेवर प्रॉपरली होतं. जर नाही झालं कंपनीकडनं तसं, तर तसं त्याच्यासाठी त्याच्या पेनल्टीज किंवा त्याच्यासाठी ऍक्शन खूप मोठ्या आहेत. किंवा डिबेंचरसाठी पर्टिक्युलरली डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट केला जातो. सो तो ट्रस्टी या सगळ्या गोष्टींवर लक्ष ठेवतो, त्याच्या ड्युटीज वेगळ्या असतात. इट इज ओनली पर्टिक्युलरली रिलेटेड टू युअर डिबेंचर्स. So you have more secure way, that the debentures is more secure way, and again it is a loan fund, it is not a own fund. Okay, so we'll start with this. So debentures, including debentures, stock, bond, or any other instrument of company evidencing a debt. So as I said, loan fund, so it is a debt fund. Barobar. Whether considering a charge on the asset of the company or not. Section 44 provides that debenture shall be movable, property transferable in the manner provided in the articles of the company. ठीक है. याच्यात आपल्याला काय लक्षात ठेवायचंय, डिबेंचर, एक तो डिबेंचर जो है वो डेट फंड है, इट इज अ लोन फंड, LOAN, लोन फंड. ठीक है. एंड दूसरी बात, इस पे चार्ज हो भी सकता है. नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज चार्ज. बरोबर. सो चार्ज मतलब क्या, सो सिक्योरिटी, सिक्योर करके रखना उस चीज को. ठीक है. सो वेदर कंसिडरिंग द चार्ज ऑन द असेट और द नॉट, मतलब इस अगर कल उठ के कुछ इश्यू आया, पेमेंट नहीं हो रहा है, सो वी हैव समथिंग इन आवर हैंड, कोई तो असेट पे ऑलरेडी सिक्योर हमने करके रखा है, जैसे यूजुअली मॉर्गेज वगैरह हम बड़ी यूज करते हैं. सो चार्जेस सिमिलर दैट. ठीक है. सो विल गोइंग टू learn that also after some time. ठीक है. सो अभी ये जो डिबेंचर्स है ना, ये डिबेंचर्स कैसे होंगे, ये डिबेंचर्स कन्वर्टेबल डिबेंचर्स भी होते हैं. कन्वर्टेबल मतलब जैसे प्रेफरेंशियल्स हमने पढ़े थे, कन्वर्टेबल प्रेफरेंशियल्स जो बाद में इक्विटी शेयर में कन्वर्ट होते हैं, वैसे डिबेंचर्स भी कन्वर्ट हो सकते हैं शेयर्स में. होली मतलब कैसे भी, जैसे प्रेफरेंशियल की कुछ कुछ फीचर्स जो है वो डिबेंचर्स को भी अप्लाई होते हैं. ठीक है. अभी इसके लिए क्या लगेगा, इसके लिए शेयर होल्डर का अप्रूवल लगेगा विद स्पेशल रिजोल्यूशन. ठीक है.
So the issue of debentures with an option to convert such debentures into shares. तो तुम बेसिकली उनको स्टेक दे रहे हो, तो अभी नए जो अभी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है उनके स्टेक में चेंजेस आने वाले हैं। तो इसलिए वेन एवर यू आर इशूइंग डिबेंचर्स कन्वर्ट, जो कन्वर्टेबल डिबेंचर्स है तो उनके लिए स्पेशल रिजोल्यूशन कंपनी में पास करना पड़ता है। ठीक है, सो हमने डिबेंचर्स में दो तीन बातें अभी तक सीखी। एक तो डिबेंचर्स में जो डेफिनेशन बोलता है, इट इंक्लूड स्टॉक, बॉन्ड और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट जो डेट के बारे में बात करती है। इस पे चार्ज हो भी सकता है या नहीं भी, डिपेंड करता है। इट इज मूवेबल प्रॉपर्टी, ट्रांसफरेबल, जो ऐसे आर्टिकल में दिया है उस तरह से ये ट्रांसफर होगा। ठीक है, ये जो है वो कन्वर्टेबल डिबेंचर्स भी हो सकते हैं, मे बी होली और पार्टली कन्वर्टेबल। मतलब आपके पास 10,000 डिबेंचर्स है, उसमें से समझो 6,000 डिबेंचर्स कन्वर्टेबल है और 4,000 नॉन कन्वर्टेबल है। ये कौन बताता है? ये कंपनी बताता है व्हाइल इशूइंग द डिबेंचर्स की इतने परसेंट ऑफ डिबेंचर्स जो है वो कन्वर्टेबल होंगे। बट अगर कंपनी को कन्वर्टेबल डिबेंचर्स इशू करने हैं तो इन दैट केस कंपनी को क्या करना पड़ेगा? कंपनी को स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। ओके, सो दैट इज अनदर पार्ट। नाउ कोई भी डिबेंचर्स वोटिंग राइट्स नहीं होते डिबेंचर्स के पास। ठीक है, सो नो कंपनी शैल इशू एनी डिबेंचर्स कैरिंग वोटिंग राइट्स। मतलब शेयर में जब शेयर कैपिटल की बात आती है तो उधर वोटिंग राइट्स मिलते हैं ना। इवन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को भी उनके लिए खुद के लिए तो वोटिंग राइट्स मिलते हैं। बट डिबेंचर डेट फंड में, लोन फंड में ये फैसिलिटी नहीं है, वोटिंग राइट्स नहीं मिलेंगे। ठीक है ना, एक एक करके हम इसके सिक्योर डिबेंचर्स के बारे में, फिर मैंने आपको जो ट्रस्टी बोला वो ट्रस्टी कौन होता है, ट्रस्ट डीड एंड ये सब चीजें हम एक एक करके रिवील करेंगे। नाउ स्टार्टिंग विथ सिक्योर डिबेंचर्स। तो थोड़ी देर पहले हमने बात की कि डिबेंचर्स विच कंस्टिट्यूट चार्ज ऑन द असेट्स। ठीक है, तो ये जो जो डिबेंचर ऐसे इशू होते हैं जो चार्ज क्रिएट करता है। चार्ज क्रिएट करना मतलब क्या? कि किसी असेट को मॉर्गेज करने जैसा। ठीक है, सो वी यूज द वर्ड चार्ज इन एज इन कंपनी लॉ लैंग्वेज। तो चार्ज जब क्रिएट होता है तो वो डिबेंचर सिक्योर हो जाते हैं। कैसे सिक्योर हो जाते हैं? कि कल उठ के अगर ऐसा हुआ कि डिबेंचर का रिपेमेंट नहीं कर पा रहा है कंपनी, एट दैट टाइम आई हैव एटलीस्ट ये एसेट मेरे नाम से है, मेरे मतलब डिबेंचर होल्डर्स के नाम से है, कि वो बेच के तो मुझे कुछ ना कुछ पैसे मिलेंगे। So that is secured debentures. Okay. So secured debentures may be issued subject to the terms and conditions as per rules, जो भी company rules है। So rules क्या है इसमें, conditions क्या है? So date of redemption of secured debentures shall not exceed 10 years. So redemption कितने साल में होना चाहिए? 10 साल के अंदर होना चाहिए, 10 साल को क्रॉस नहीं करेगा ये। अगर कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेंस या डेट फंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, इन दैट केस इसी 10 साल को 30 ईयर्स तक तुम रख सकते हो। बट सिर्फ यही तीन कंपनीज, इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेंस और डेट फंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। अगर कोई कनेक्ट कर पा रहा है तो हमने प्रेफरेंस शेयर्स में भी ये चीज देखी थी, रिडम्पशन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स में, जिसमें 10 इयर्स बढ़ा के दिए थे, टोटल 20 इयर्स का पीरियड था वहां पे, और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट कंपनी को 30 इयर्स दिए थे। सो जैसे मैंने आपको बोला कि बहुत सारे सिमिलर फीचर्स आपको देखने मिलेंगे एक्सेप्ट डिबेंचर ट्रस्टी वगैरह, दैट इज ओनली फॉर डिबेंचर्स। ठीक है, सो 10 इयर्स के अंदर रिडीम होना चाहिए। इट शुड नॉट एक्सीड 10 इयर्स। ओके, which I am not speaking about secured debentures. इन secured इसमें नहीं आते। 10 इयर्स की लिमिट, 30 इयर्स सिर्फ किसके लिए हो सकती है? इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, फाइनेंस कंपनी एंड डेट फंड वाली एनबीएफसी। देन issue shall be secured by creation of charge. Obviously उसे secured इसीलिए बोला गया है क्योंकि वो चार्ज क्रिएट कर रहा है। ठीक है, on the property or the assets of the company having value which is sufficient for due repayment of the amount of debentures and interest thereon. तो कल उठ के ऐसे एसेट को सिक्योर करते हैं, ऑब्वियसली वो ज्यादा वैल्यू का होना चाहिए कि उसके ऊपर
डिबेंचर की और इंटरेस्ट की अमाउंट दोनों रिकवर हो पाए, ठीक है। देन company shall appoint debenture trustee before the issue of prospectus or letter of offer. So by the way, जैसे शेयर कैपिटल में हम प्रोस्पेक्टस शेयर कैपिटल जब इशू करते हैं उस टाइम पे प्रोस्पेक्टस इशू करते हैं, लेटर ऑफ ऑफर देते हैं, ये सब चीजें भी डिबेंचर्स में होती है। तो ये सब होने के पहले डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट होना चाहिए, ठीक है, फॉर सब्सक्रिप्शन एंड नॉट लेट देन 60 days फ्रॉम द अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर। सो आपका जो डिबेंचर ट्रस्टी है ये इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस या लेटर ऑफ ऑफर के पहले, बिफोर दैट ट्रस्टी शुड बी अपॉइंटेड, और अलॉटमेंट के नॉट लेटर देन 60 days आफ्टर द अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर्स। देन डिबेंचर डीड शैल एग्जीक्यूटेड टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ डिबेंचर होल्डर। तो जैसे मैंने बोला, क्योंकि ये लोन फंड है, इसमें सिक्योरिटीज बहुत ज्यादा है, तो आपको ट्रस्टी मिलता है आपके लिए। ट्रस्टी का मीनिंग तो हमें पता है, हमने ट्रस्टी भी वर्ड या मतलब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ले लो, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स ले लो, कहीं ना कहीं ट्रस्टी ये वर्ड बहुत बार सुना है या पढ़ा है, बरोबर। सो ट्रस्टी क्या है, जो आपके प्रॉपर्टी या जो बेनिफिशियल बंदा है, बेनिफिशियल ओनर है, उसकी प्रॉपर्टी को सेव करता है, संभालता है, ठीक है। तो यही ये डिबेंचर ट्रस्टी का काम है। तो डिबेंचर ट्रस्टी तो है ही, उसके साथ डिबेंचर डीड, ठीक है, ये ट्रस्ट डीड भी बनता है आपके लिए। सो डीड शैल बी एग्जीक्यूटेड टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ डिबेंचर होल्डर। The security for debenture by way of charge or a mortgage shall be favor in debenture trustee, obviously, क्योंकि वो आपको क्या करने वाला है, सेव करने वाला है, वो आपका इंटरेस्ट जो है वो देखने वाला है कि मतलब बेसिकली द डिबेंचर ट्रस्टी का इतना ही काम है, जो भी है सब कुछ डिबेंचर होल्डर्स के लिए करो, ठीक है। तो जो चार्ज वगैरह भी क्रिएट होता है वो उसके फेवर में ही क्रिएट होता है। तो ये फिर इसके बारे में है कि मूवेबल प्रॉपर्टी, स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी। सो डिबेंचर ट्रस्टी के अगेंस्ट जो चार्ज क्रिएट होता है वो किसके ऊपर होता है। इन केस ऑफ एनबीएफसी द चार्ज और मॉर्गेज कैन बी क्रिएटेड ऑन एनी मूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है। देन ये जो लास्ट वाला पॉइंट था बेसिकली ये था कि अगर कोई गवर्नमेंट कंपनी ने गारंटी दे रखी है तुम्हारे डिबेंचर्स के लिए, तो उस पे चार्ज क्रिएट नहीं होगा, ठीक है। सो इन केस ऑफ एनी इशू ऑफ डिबेंचर्स बाय गवर्नमेंट कंपनी जो फुल्ली सिक्योर्ड है बाय गारंटी, और ये गारंटी कौन दे रहा है, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर बोथ, द रिक्वायरमेंट ऑफ क्रिएशन ऑफ चार्ज शैल नॉट अप्लाई, वो वैसे ही सिक्योर्ड हो गए क्योंकि तुम्हें गवर्नमेंट का क्या मिला, गारंटी मिला, इसलिए, बरोबर। सो दिस इज अबाउट कि क्या क्या कंडीशंस फॉलो करने हैं जब आपके सिक्योर्ड डिबेंचर्स होते हैं। अभी डिबेंचर ट्रस्टी के बारे में जो आपने सुना उस पर थोड़ा इलैबोरेट करते हैं। सो सेक्शन रूल 18 सेज company shall appoint a debenture trustee after complying with the following condition। एक तो डिबेंचर ट्रस्टी का जो नाम है वो लेटर ऑफ ऑफर में होना चाहिए, ठीक है, एंड ऑल्सो इन सब्सिक्वेंट नोटिस और अदर कम्युनिकेशन सेंड टू डिबेंचर होल्डर। तो डिबेंचर होल्डर को कैसे पता चलेगा कि डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंटेड है हमारे लिए, तो उनका नाम उसका नाम लेटर ऑफ ऑफर जो भी तुम नोटिस वगैरह भेजते हो उस सब में होना चाहिए। डिबेंचर ट्रस्टी से तुम्हें रिटर्न कंसेंट लेना है कि ही इज रेडी टू बिकम अ डिबेंचर ट्रस्टी, ठीक है, और उस कंसेंट लेटर, द स्टेटमेंट टू द इफेक्ट ऑफ ऑब्टेनिंग दैट कंसेंट लेटर, कि हमने डिबेंचर ट्रस्टी से कंसेंट लिया है, इसका भी स्टेटमेंट लेटर ऑफ ऑफर में देना है। सो क्या आपको बात समझी डिबेंचर ट्रस्टी के बारे में, एक तो उसका नाम लेटर ऑफ ऑफर, और जो भी आप नोटिस कम्युनिकेशन कर रहे हो डिबेंचर होल्डर के पास उस सब में उसका नाम जाना चाहिए। दूसरी चीज, उसका कंसेंट लेना है कि तुम डिबेंचर ट्रस्टी होने के लिए रेडी हो, ठीक है। तीसरी सीट, ये जो कंसेंट आपने लिया है, ठीक है, इसका स्टेटमेंट कि हमने डिबेंचर ट्रस्टी से कंसेंट लिया है,
and he is with his own will he is ready to appoint as a debenture trustee. ठीक है, ये स्टेटमेंट कंपनी ने लेटर ऑफ ऑफर में मेंशन करना है. ठीक है, सो दिस ऑल आर व्हाट वी से डिबेंचर ट्रस्टी के को जब हम अपॉइंट करते तो ये सब चीजें हमें ये कंडीशंस फॉलो करनी है. अभी डिबेंचर ट्रस्टी हु मे नॉट बी अपॉइंटेड एज डिबेंचर ट्रस्टी, तो कौन हो सकता है, उससे ज्यादा नेगेटिवली ये डेफिनेशन दिया है कौन नहीं हो सकता डिबेंचर ट्रस्टी. तो किसको तुम डिबेंचर ट्रस्टी नहीं अपॉइंट कर सकते. ठीक है, ये दिस इज अगेन ये ऐसे क्वेश्चंस जो रहते हैं ना, तो यू कैन एक्सपेक्ट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन फॉर योर डायरेक्ट क्वेश्चन वाला. तो कभी आ गया दिमाग में कि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं, तो ऐसे सब क्वेश्चंस आ सकते हैं. ठीक है, सो हु मे नॉट बी अपॉइंटेड एज डिबेंचर ट्रस्टी, तो इसमें आते हैं बेनिफिशियली होल्ड शेयर्स इन द कंपनी. सो ऐसा बंदा जो कंपनी में बेनिफिशियली, अभी बेनिफिशियली अगर मैं पूछने जाऊँ आपको तो याद आएगा क्या, पता है हमने MGT 6 MGT 4 MGT 5 में पढ़ा था कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ ओनर्स. एक होता है रजिस्टर्ड बंदा और एक होता है बेनिफिशियल. पर्दे के पीछे मतलब, पर्दे के पीछे मतलब कॉर्पोरेट वेल वाला पर्दा नहीं, यहाँ पे रजिस्टर में किसी और का नाम है और उसके पीछे जो चेहरा है वो बेनिफिशियल ओनर है. ठीक है, सो ये हमने MGT 4 MGT 5 MGT 6 में देखा था. इन दिस वेज अगर ऐसा कोई बेनिफिशियली कोई कंपनी में शेयर होल्ड कर रहा है तो उसे ट्रस्टी बनने का कोई अधिकार नहीं है. ठीक है, देन कोई भी प्रमोटर, डायरेक्टर, KMP या कोई ऑफिसर, एम्प्लॉय होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट में है. ठीक है, तो ऐसा बंदा जो प्रमोटर, डायरेक्टर, KMP है, कोई और ऑफिसर है या एम्प्लॉय है उसके होल्डिंग में, सब्सिडरी में, एसोसिएट में. ठीक है, तीसरा beneficially entitled to money which are to be paid by company otherwise than as remuneration payable to debenture trustee. So debenture trustee को जो remuneration मिलता है उसके अलावा कंपनी से कुछ तो तुम्हें मिल सकता है. ठीक है, या मिल रहा है rather, तो इन दैट केस ऑल्सो ही इज नॉट, मतलब बेसिकली जो बंदे इस तरह से कंपनी से कनेक्टेड है उन सबको डिबेंचर ट्रस्टी बनने का अधिकार नहीं है. कंपनी को इंडेटेड है, उसके सब्सिडरी को इंडेटेड है, मतलब कंपनी से इंडेटेड मतलब क्या, पैसे उसे देने हैं, पैसे देने बाकी है. सो इंडेटेड टू कंपनी, सब्सिडरी, होल्डिंग एसोसिएट और अ सब्सिडरी ऑफ सच होल्डिंग. ठीक है, देन any pecuniary relation with the company amounting to 2% or more of its gross turnover or total income of 50 lakhs or such higher amount as may be prescribed. So pecuniary relationship जब हम बोलते हैं तर आपण त्याला म्हणतो पैशांचे संबंध असणं. ठीक है, so if you have any money intention with any other person और उसकी लिमिट अगर any other person, मतलब यहाँ पे हम कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं. सो अगर आप कोई मनी रिलेशन है किसी कंपनी से जिसमें डिबेंचर ट्रस्टी करके आपको अपॉइंट किया जा रहा है और उसकी लिमिट अगर 2% से ज्यादा है, तुम्हारी जो अमाउंट है इट माइट बी 20 लाख जो ग्रॉस टर्नओवर के 2% से ज्यादा है, या फिर टोटल इनकम आपका टोटल इनकम और 50 लाख और सच हायर अमाउंट एज में बी डिस्क्राइब. तो अगर ये कुछ भी लिमिट अगर क्रॉस हो रही है पेक्यूनरी रिलेशन में, इससे कम होगा चलेगा, पक्का चलेगा, पर ये लिमिट अगर क्रॉस हो रही है तो नहीं चलेगा. सो ड्यूरिंग टू इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर और ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर. कब तक नहीं चलेगा, लाइफ टाइम के लिए क्या नहीं, तो ड्यूरिंग लास्ट 2 साल नहीं होना चाहिए और करंट फाइनेंशियल ईयर में तो होना ही नहीं चाहिए. ओके, उसके बाद कोई भी इस जिससे तुम डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट करना चाहते हो, ठीक है, इज अ रिलेटिव ऑफ एनी प्रमोटर or any person who is an employment of the company as a director or KMP. तो उसका जो रिलेटिव है that may be promoter of your company, एम्प्लॉयमेंट में है डायरेक्टर KMP के रोल में. ठीक है, या फिर ओके दिस वाज द लास्ट वन. तो ये सब चीजें मतलब यहाँ से लेके दिस 6 थिंग्स, ये सब अगर चीजें होंगी तो वो बंदा या वो कंपनी, so there is not, it is not compulsory कि डिबेंचर ट्रस्टी
इंडिविजुअल कोई बंदा पकड़ के और उसे अपॉइंट किया। ओके, सो फर्म एलएलपी ऐसा भी हो सकता है। तो उन ये सब रिलेशन, ये सब चीजें देखनी पड़ेगी कि इसमें से कुछ भी अगर ट्रिगर हो रहा है तो दैट देर कांट बिकम द डिबेंचर ट्रस्टी ऑफ द कंपनी। ठीक है, सो दिस इज सेकेंड थिंग अबाउट द ट्रस्टी। नाउ वैकेंसी, तो अगर डिबेंचर ट्रस्टी में वैकेंसी मतलब रिजाइन वगैरह कर दिया तो बोर्ड में फिल द कैजुअल वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ ट्रस्टी, बट व्हाइल एनी सच वैकेंसी कंटिन्यूज द रिमेनिंग ट्रस्टीज इफ एनी मे एक्ट। ठीक है, तो वैकेंसी कौन फिल कर सकता है यहाँ पे? बोर्ड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वैकेंसी फिल कर सकते हैं। अगर एक से ज्यादा ट्रस्टी है आपके पास तो वो ट्रस्टी कंटिन्यू करेंगे। इफ द वैकेंसी इज कॉज्ड बाय रेजिग्नेशन, then in this case, the vacancy shall only be filled with the written consent of majority of debentures. So resignation से अगर vacancy हुई है तो debenture holders का तुम्हें consent लेना पड़ेगा। ठीक है, removal of debenture trustee, debenture trustee may be removed बिफोर द एक्सपायर, उसका टर्म एक्सपायर होने के पहले वो रिमूव हो सकता है, बट इफ इट इज अप्रूव बाय द होल्डर्स नॉट लेस देन 3/4 इन वैल्यू ऑफ डिबेंचर आउटस्टैंडिंग एट देयर मीटिंग। सो जो डिबेंचर होल्डर है उनमें से 3/4 मतलब मेजॉरिटी से ज्यादा वोट्स अगर आए तो उसे रिमूव किया जा सकता है। जब हम डिबेंचर ट्रस्टी के बारे में बात कर रहे हैं तो उसे रिमूव करने वाला भी उसके मतलब वोट वैल्यू किसकी इंपॉर्टेंट है? डिबेंचर होल्डर की, ना कि शेयर होल्डर की। ठीक है, सो देयर शुड नॉट बी एनी कंफ्यूजन इन दिस। नाउ ड्यूटीज ऑफ डिबेंचर ट्रस्टी। अभी डिबेंचर ट्रस्टी के क्या ड्यूटीज होते हैं? इससे अपॉइंट किया तो गया, इसका काम क्या है? लेकिन तो इसका काम ये है कि तुम्हारा जो लेटर ऑफ ऑफर पहले ही अपॉइंट होता है ना, तो ही शुड सेटिस्फाई हिमसेल्फ कि कोई भी लेटर ऑफ ऑफर में ऐसा कुछ भी टर्म इनकंसिस्टेंट नहीं चाहिए, इनकंसिस्टेंट विद द टर्म्स ऑफ इशू और विद द ट्रस्ट डीड। मतलब तुम लेटर ऑफ ऑफर में बहुत कुछ चीजें तारे दिखा रहे हो, बेसिकली इन सिंपल लैंग्वेज तुम तारे दिखा रहे हो और ऐसा कुछ एक्चुअली है ही नहीं टर्म्स में या ट्रस्ट डीड में। सो इट शुड नॉट हैपन, सो दैट डिबेंचर ट्रस्टी शुड वेरीफाई दैट। मतलब बेसिकली डिबेंचर ट्रस्टी ने पूरी तरह से अपना पूरा काम सिर्फ और सिर्फ डिबेंचर होल्डर्स के नाम करना है। ठीक है, सो दैट ऑल थिंग्स शुड बी वेरीफाई कि ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। सो नेक्स्ट थिंग वही बोल रहा है, कोई भी कोवेनेंट ट्रस्ट डीड का जो है इट शुड नॉट प्रिजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ डिबेंचर होल्डर। तो डिबेंचर होल्डर के इंटरेस्ट के अगेंस्ट एक भी चीज ट्रस्ट डीड में नहीं होनी चाहिए। कॉल फॉर पीरियोडिकल स्टेटस और परफॉर्मेंस रिपोर्ट फ्रॉम द कंपनी। अभी डिबेंचर ट्रस्टी को कैसे पता चलेगा कंपनी क्या कर रहा है? तो कंपनी से पीरियोडिकल स्टेटस और परफॉर्मेंस रिपोर्ट मांगते रहने का बीच बीच में। ओके, पीरियोडिकली जो भी तुम क्वार्टरली मंथली जो भी सिलेक्ट करो। Communicate promptly to the debenture holders default if any with regards to payment of interest or redemption of debentures and action taken by the trustee thereof. So debenture holders को कोई भी अगर इस डिफॉल्ट हुआ तो डिबेंचर्स अभी एक से ज्यादा टाइप्स के डिबेंचर्स हो सकते हैं ना। तो डिबेंचर कोई दूसरे इसमें अगर इंटरेस्ट पे नहीं कर रहा है, रिडम्पशन प्रॉपरली हुआ नहीं, तो ट्रस्टी ने क्या किया इस चीज के लिए, उसने क्या उनके लिए एक्शन लिए, ये सब चीज डिबेंचर होल्डर्स को पता होनी चाहिए। ठीक है, डायरेक्टर बोर्ड पे अपॉइंट हो सकता है, अगर कभी हो सकता है, हमेशा क्या नहीं। तो अगर दो डिफॉल्ट कंटिन्यू चले कंपनी से, ठीक है, डिफॉल्ट इन क्रिएशन ऑफ सिक्योरिटी फॉर डिबेंचर्स, डिफॉल्ट इन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, तो इनमें से कुछ भी अगर हुआ तो कंपनी में नॉमिनी डायरेक्टर, हमने कल ही बात की थी नॉमिनी डायरेक्टर की, तो इस तरह से नॉमिनी डायरेक्टर अपॉइंट होते हैं। मतलब डायरेक्टली बाय बैंक वगैरह भी अपॉइंट करते हैं, कोई गवर्नमेंट बॉडी भी अपॉइंट करती है, और इस तरह से अगर ऐसा कुछ चीजें हुई तो भी नॉमिनी डायरेक्टर अपॉइंट हो सकता है। ठीक है, ensure that company does not commit any breach of terms of issue of debentures or covenants of trust deed and takes reasonable step as may be necessary to remedy any such breach. तो company मतलब that trustee should ensure कि कोई breach ना हो terms के according. ठीक है,
इन्फॉर्म द डिबेंचर होल्डर इमीडिएटली, अगर कोई टर्म्स ब्रिच हो रहे हैं तो इमीडिएटली सबसे पहले क्या काम करो, डिबेंचर होल्डर्स को इन्फॉर्म करो, ठीक है। implementation of condition regarding creation of securities if any and debenture redemption reserve। तो जो कंडीशन है सिक्योर डिबेंचर्स है तो सिक्योरिटी चार्ज क्रिएट करना है, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व बनाना है, तो ये सब चीजें प्रॉपरली हो रही है ना, वो दैट ट्रस्टी शुड मेक श्योर कि इट शुड गेटिंग डन, ठीक है। The assets of the company issuing debentures and of the guarantors are sufficient to discharge the interest। so जिस assets पे चार्ज क्रिएट हो रहा है वो ऐसे नहीं होना चाहिए कि डिबेंचर्स की वैल्यू है 15 लाख और जिस पे सिक्योरिटी तुम ले रहे हो वो 5 लाख की है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सो इट शुड बी सफिशिएंट कि इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट दोनों निकल सके। Any act necessary in the event of security becomes enforceable। कॉल फॉर रिपोर्ट ऑन यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। तो जो तुमने डिबेंचर से पैसे लिए उसका क्या किया, कहाँ पे यूज किया, वो भी उसके लिए रिपोर्ट मांगाओ। स्टेप टू कन्वे अ मीटिंग ऑफ होल्डर एज एंड व्हेन मीटिंग इज रिक्वायर्ड। तो जब जब मीटिंग की जरूरत आ पड़े उस टाइम पे उसके लिए जो भी चीजें लग रही है वो इनिशिएट कहाँ से होना चाहिए, डिबेंचर ट्रस्टी से। ensure that debentures have been converted or redeemed in accordance with the terms of issue। so जो terms issue के time decide हुए थे उसी terms पे conversion और redemption होना चाहिए। perform such act as are necessary for protection of the interest of debenture holders। 100 बात की एक बात कि डिबेंचर होल्डर के प्रोटेक्शन इंटरेस्ट जो उनका त्यांचा हित राखायला इन सिंपल मराठी टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट, ठीक है। तुम्हें सब कुछ करना है और अगर कुछ ग्रीवियंसेस है कुछ रिजॉल्व करने हैं उनके मैटर्स डिबेंचर होल्डर्स के तो वो भी सॉल्व करने हैं। So this all are the duties of debenture trustee। Okay, so अभी तक हमने जो डिबेंचर्स के मीनिंग से लेके टिल ड्यूटीज जो जो हमने अभी पढ़ा, सो प्लीज एक बार डोया खालना घालवा सो यू विल अंडरस्टूड कि क्या हमने अभी पढ़ा। अगर कुछ नहीं समझा कुछ स्किप हो गया सो प्लीज टेल मी, वी कैन रिपीट दैट।
आगे बढ़े, कोई डाउट्स, कुछ नहीं समझा पॉइंट ऐसे कुछ है? आहात की झोपलात? नाउ मीटिंग्स ऑफ डिबेंचर होल्डर्स। तो अगर मीटिंग की एक तो मतलब हमने ऊपर ड्यूटीज में देखा ही कि जब 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 जरूरत है, ठीक है, उस टाइम पे मीटिंग ट्रस्टी जो है वो बुलाएगा, ट्रस्टी मतलब इनिशिएट करेगा वॉट एवर स्टेप्स जो भी लेना पड़े उसके लिए, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि डिबेंचर होल्डर जो है उनको मीटिंग करनी है, उनको चाहिए कि मीटिंग हो। सो इन दैट केस रूल कैसा है कि डिबेंचर होल्डर शैल बी कन्वेंट बाय डिबेंचर ट्रस्टी ऑन कब रिक्वेजिशन इन राइटिंग साइंड बाय डिबेंचर होल्डर होल्डिंग एटलीस्ट 1/10 in a value of debentures for time being outstanding। ओके, सो व्हाट आई एम सेइंग कि जो डिबेंचर होल्डर्स है, अभी अगर एक डिबेंचर होल्डर आके बोल रहा है कि मीटिंग करनी है, तो वैसा नहीं चलेगा। तो एटलीस्ट कितना चाहिए वैल्यू? 1/10 इन अ वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स, ठीक है। सो टोटल डिबेंचर्स का 1/10 वैल्यू अगर एक ग्रुप ऑफ पीपल हेल्ड कर रहा है, एक इंडिविजुअली नहीं, ग्रुप ऑफ पीपल हेल्ड कर रहा है, सो दे कैन रिक्वेस्ट की मीटिंग करनी है, मीटिंग करनी चाहिए, ठीक है। दैट इज वन। On happening of an event which constitute breach, default or which is in the opinion of debenture trustee affect the interest of debenture holder। दूसरी दूसरा कभी हो सकता है, कभी ऐसा इवेंट हुआ कि कुछ तुम्हारे टर्म्स ब्रीच हो गए, डिफॉल्ट हो गया, या फिर डिबेंचर होल्डर का इंटरेस्ट कुछ कहीं तरह से इफेक्ट हो रहा है, इन दैट केस ऑल्सो मीटिंग जो है वो डिबेंचर होल्डर की कंडक्ट की जा सकती है। ओके, so this is about the meetings of debenture holder। Now debenture redemption reserve। Okay, so this is a reserve created। अब ये इसका क्या ये रिजर्व एक तो आउट ऑफ प्रॉफिट्स में से मतलब क्रिएट किया जाता है, और इसका अगेन एक जैसे हमने सिक्योर्ड डिबेंचर्स में हमने देखा कि सिक्योरिटी चार्ज क्रिएट जाता है, उसी तरह से ये भी डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व भी एक तरह का ऐसा ही कुछ सिक्योरिटी है जिसमें एक पर्टिकुलर अमाउंट से एकदम मैं सिंपल एग्जांपल बताती हूँ। अगर तुम्हें पता है कि मतलब यूजुअली मोस्ट ऑफ पीपल डज दिस, और वी सी दैट कि पीपल डू दैट कि हमें कुछ पेमेंट करना है, तो सिंपली मैं आपको बताती हूँ। ओके, इससे एकदम कनेक्ट मत करने जाना, बट अंडरस्टैंडिंग के लिए एकदम इजी एग्जांपल है। आरडी, रिकरिंग डिपॉजिट, ठीक है। आरडी ओपन करते हैं बहुत सारे लोग जस्ट फॉर व्हाट, कि ईयरली ना मेडिक्लेम्स या इंश्योरेंस पेमेंट करने होते हैं। तो जो ईयरली जिनकी इंश्योरेंस पेमेंट है, जिनके मेडिक्लेम्स है, तो एकदम से 1,50,000, 40,000, 1.5 लाख इतना किधर से सेविंग्स में से देने से बेहतर है कि हर महीने आरडी में डालते हैं। सो एक पर्टिकुलर अमाउंट, जितनी अमाउंट की उनकी रिक्वायरमेंट है, एक पर्टिकुलर अमाउंट आरडी में डालते हैं, जिस वजह से जब भी वो रिक्वायरमेंट आए उस टाइम पे वो आरडी जो है वो उसका अमाउंट डायरेक्टली वो मेडिक्लेम, इंश्योरेंस, व्हाटएवर एलआईसी उसके लिए यूज कर सके। सो दिस इज अ गुड थिंग अबाउट इट कि तुम्हें एकदम से बर्डन नहीं आता उस चीज का पेमेंट के टाइम। ओके, सो इसी तरह का काम ये डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व करता है। आरडी इज वॉलेंटरीली, मतलब उसके लिए कोई कंपल्सन नहीं, कोई मेडिक्लेम इंश्योरेंस कंपनी बोलता नहीं है कि आरडी ओपन करना, ऐसा नहीं होता। बट डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व के लिए कंपनीज एक्ट ने इंसिस्ट किया है फॉर व्हाट, टू सिक्योर द इंटरेस्ट ऑफ डिबेंचर होल्डर, क्योंकि अगर आप देखने जाओ तो आरडी हाँ खुद को हेल्प कर रहा है एक इंडिविजुअल बंदे को, और यहाँ पे रिडम्पशन रिजर्व कंपनी बना रहा है और वो डिबेंचर होल्डर को हेल्प कर रहा है। तो इधर दो लोग इन्वॉल्व है, इसलिए कंपल्शन होना जरूरी है। सो सेक्शन 71 इसी तरह का कुछ बात करता है। सो कंपनी शैल क्रिएट अ डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। This reserve should be formed out of profits of the company available for payment of dividend. So
जब भी मैं बात करती हूँ ना, जब भी आपके बुक में आता है आउट ऑफ प्रॉफिट्स अवेलेबल फॉर डिविडेंड, मतलब आपको किसी से शेयर कैपिटल में से वगैरह ये फंड नहीं बनाना है। तुम्हारे पास जो प्रॉफिट पड़ा है, जो तुम डिविडेंड करके डिस्ट्रीब्यूट करने कर सकते हो, ऐसे प्रॉफिट में से तुम्हें ये रिजर्व बनाना है, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज DRR, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। ठीक है। नाउ अमाउंट क्रेडिटेड टू सच अमाउंट, ये डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व में जो भी तुम अमाउंट डाल रहे हो, ये सिर्फ और सिर्फ डिबेंचर रिडम्पशन के काम आना चाहिए। उसके अलावा तुम किसी चीज के लिए यूज नहीं कर सकते। ठीक है, नॉट बी यूटिलाइज्ड बाय द कंपनी एक्सेप्ट फॉर द रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। ओके। अभी इसके क्या कंडीशंस है, तो डिबेंचर रिजर्व account shall be created in accordance with the condition below. DRR shall be created out of profit, ये हमने पढ़ा। अगेन फिर से एक ही बात बोल रहा है, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। ठीक है, दिस इज थोड़ा सा देखो अभी ये क्या बोल रहा है। एवरी कंपनी रिक्वायर्ड, अभी मैंने आरडी का क्या बोला, हर महीने थोड़ा थोड़ा अमाउंट तुम आरडी अकाउंट में डाल रहे हो, कि आपका जब पेमेंट एक्चुअली करना है आपको LIC इसके लिए, तो उस टाइम पे तुम क्या कर पाओ, पेमेंट कर पाओ, लमसम पेमेंट कर पाओ, बरोबर। तो वैसे ही यहाँ पे DRR शल ऑन और बिफोर द 30th डे ऑफ अप्रैल इन ईच ईयर इन्वेस्ट और डिपॉजिट एज द केस में भी। तो DRR जो है, एवरी कंपनी रिक्वायर्ड टू क्रिएट अ DRR shall on or before 30th day of April in each year invest or deposit as the case may be a sum which shall not be 15% of the amount of its debenture maturing during the year ending on 31st day of March for of the next year in any one or more following methods। ठीक है, तो क्या करना है, ये जो तुमने DRR बना के रखा है आउट ऑफ प्रॉफिट, इसमें से कम से कम 15% जो अमाउंट है उसे तुम इन्वेस्ट करो या डिपॉजिट करो। क्या करो, इन्वेस्ट करो या डिपॉजिट करो। किस चीज के लिए, जिसकी ड्यू डेट, जिस डिबेंचर्स की ड्यू डेट अगले साल के 31 मार्च को आने वाली है। ठीक है, अभी ये थोड़ा सा डेट में कंफ्यूजन ना हो इसलिए हम ईयर्स के साथ बात करते हैं। सो मैं बोल रही हूँ कि कंपनी ने DRR, कंपनी का है, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व कंपनी के पास है। कंपनी डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व में आउट ऑफ प्रॉफिट जो भी अमाउंट आता है वो डालती है। ठीक है, ओके। अभी फॉर एग्जांपल मैं आपको बात कर रही हूँ कि नेक्स्ट ईयर मतलब 31 मार्च 2027। ठीक है, सो 27 में कोई डिबेंचर्स जो है वो रिडीम होने वाले हैं। ठीक है, सो अगर ऐसा सिचुएशन है कि नेक्स्ट ईयर 31 मार्च 27 को कोई डिबेंचर्स रिडीम होने वाले हैं, ठीक है, तो इन दैट केस इस साल, ठीक है, 30th डे ऑफ इन ईच ईयर ऑन और बिफोर 30th डे इन ईच ईयर, मतलब उसके पहले हर एक साल में 30 अप्रैल या उसके पहले कंपनी ने 15% ऑफ दैट DRR का अमाउंट इन्वेस्ट या डिपॉजिट करना है। ठीक है, इन्वेस्ट या डिपॉजिट करना है। अभी वो किस तरह, किसमें इन्वेस्ट करे, तो इन डिपॉजिट विद द शेड्यूल बैंक फ्री फ्रॉम चार्ज। तो तुम शेड्यूल बैंक में डिपॉजिट करो वैसा चलेगा, और उस पर कोई चार्ज मत क्रिएट करके रखना कि कल उठ के उस पर ही सिक्योरिटी है किसी का, तो वैसा नहीं होना चाहिए। कोई अनएनकम्बर्ड मतलब विदाउट चार्जेस कोई सिक्योरिटीज हो, तो उन सब में तुम इन्वेस्ट कर सकते हो। तो तुम किसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, ये इस तरह का ये 1 to 5 में लिस्ट दिया है। सो अनएनकम्बर्ड मतलब विदाउट एनी चार्जेस, मतलब उसमें कोई चार्जेस वगैरह अटैच नहीं होने चाहिए। ऐसे सब बॉन्ड्स में वगैरह इन सब मतलब सिक्योर चीजों में तुम इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, the amount invested or deposited as above shall not be used for any purpose other than redemption of debentures maturing during the year। So तुम जो भी डिबेंचर और ये इन्वेस्ट कर रहे हो इसका ऑब्वियसली DRR भी नहीं हो सकता, और ये अमाउंट जो तुम इन्वेस्ट कर रहे हो, डिपॉजिट कर रहे हो, ये भी अमाउंट तुम कहीं पे यूज नहीं कर सकते।
provided amount remaining invested as the case may be shall not anytime fall below 15% डिबेंचर मेच्योरिंग ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च। तो कभी भी ये 15% से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। और आई डोंट मतलब मुझे कौन से लेवल में या कौन से ईयर में पता नहीं कि कॉलेज में, बट इस पे ना सम्स मतलब कैलकुलेशंस होते थे डिबेंचर रिडम्पशन के भी। तो अकाउंट्स में या आई डोंट एग्जैक्टली रिमेम्बर, बट आई थिंक अकाउंट्स में वगैरह भी होते थे, और उस टाइम पे ये सब कैलकुलेशंस में आता था। सो देखो, अगर तुम्हारे सिलेबस में नहीं तो होगा तो। जैसे हमने उस दिन बायबैक का बोला ना, बायबैक के सम्स वगैरह है, वैसे इसके भी है, ठीक है। नेक्स्ट, in case of partly convertible debenture redemption shall be created in respect of non-convertible portion. Obviously, DRR किसके लिए है? Redemption of debentures के लिए। तो जो अगर convertible debentures है तो उसके लिए तुम्हें DRR की जरूरत है क्या? नहीं। बट पार्टली कन्वर्टेबल है तो जितना पोर्शन कन्वर्ट नहीं होने वाला उसके लिए DRR की जरूरत है। फिर इसकी ये अमाउंट सिर्फ रिडम्पशन के लिए यूज करनी है, ये हमने ऑलरेडी बात कर ली है, ठीक है। सो दिस इज द पर्पस। डीआरआर क्या है समझा है, और इसका क्या हमें करना है, किस तरह से इसे यूज करना है, क्या कंडीशंस हमें फॉलो करने हैं, वो हमने देख लिया। फाइन। नाउ सॉरी, ट्रस्ट डीड के बारे में बात करते हैं। तो एक एक करके, अभी जैसे हमने डिबेंचर्स, फिर डिबेंचर्स से रिलेटेड जो जो चीजें हैं एक एक करते हम रिवील करते जा रहे हैं। ओके, नाउ ट्रस्ट डीड। सो ट्रस्ट डीड जो है, जो डिबेंचर ट्रस्टी है, बैठा हुआ है डिबेंचर ट्रस्टी तुम्हारे लिए, तो इसका जो फॉर्म है इट इज एसेट shall be executed by company issuing debentures in favor of debenture trustee from within 3 months of closure of issuer offer. So debenture trustee कब बनानी है? 3 महीने के अंदर, तुम्हारे क्लोजर मतलब ऑफर या इशू के क्लोजर के बाद 3 महीने के अंदर, इन फेवर ऑफ डिबेंचर ट्रस्टी, ठीक है। ट्रस्टी trust deed for securing any issue of debenture shall be open for inspection. तो बेसिकली ये इंस्पेक्शन के बारे में बात कर रहा है कि इंस्पेक्शन के लिए ओपन रहना चाहिए किस किस को? डिबेंचर होल्डर्स को एंड मेंबर्स को, क्योंकि मेंबर्स आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी। उनको सब कुछ, उनको उनके रिलेटेड और कंपनी के रिलेटेड सब कुछ चेक करना अलाउड है, अदर देन बोर्ड मीटिंग से रिलेटेड कुछ भी नहीं। मतलब वो मैनेजमेंट से रिलेटेड कुछ नहीं मिलेगा उनको देखना, ठीक है। अगर किसी ने कॉपी वगैरह मांगी उस ट्रस्ट डीड की, तो 7 डेज के अंदर अंदर विद द पेमेंट ऑफ फीस तुम कॉपी भी तुम्हें प्रोवाइड करनी है, ठीक है। अगेन ये भी मेंबर्स या डिबेंचर होल्डर्स दोनों को। नाउ लाइबिलिटी ऑफ डिबेंचर ट्रस्टी। अभी हमने ड्यूटीज देख ली है कि डिबेंचर ट्रस्टी के ड्यूटीज क्या होते हैं, इनका लाइबिलिटी क्या होता है। तो डिबेंचर ट्रस्टी जो है, अभी ये जो 71 सबसेक्शन 7 क्या बोल रहा है कि अगर see provision contained in trust deed or in contract with the debenture holders secured by trust deed shall be void in so far as it would have affected the exempting trustee from or indemnifying him against any liability of breach of trust where he falls to show the degree of care and due diligence required for him as trustee. So basically हमने बहुत बार इंडेमनिटी क्लॉज के बारे में बोला है, बरोबर। सो इंडेमनिटी क्लॉज क्या करता है? कोई भी डीड में या कोई भी एग्रीमेंट में सिक्योर करता है, जिसके फेवर में वो डीड है उसको सिक्योर करता है, बरोबर। सो दिस इज हाउ दे इंडेमनिफाई करता है, ओके। तो अगर ट्रस्टी ने कुछ भी ऐसा काम किया, उसने अपना प्रॉपर ध्यान नहीं दिया, प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस नहीं किया, और उसकी गलती की वजह से अगर कुछ ऐसी चीज हो रही है, तो इंडेमनिफाइंग क्लॉज उसके अगेंस्ट काम नहीं करेगा, उससे कुछ भी उसमें से नहीं मिलेगा। दैट इज वन थिंग। एंड लाइबिलिटी ऑफ डिबेंचर ट्रस्टी shall be subject to such exemption as may be agreed by the majority. अभी इसके जो मेन कर्ता करविता डिबेंचर होल्डर्स है, तो दे विल डिसाइड। सो डिबेंचर होल्डर होल्डिंग नॉट लेस देन 3/4, तो यहाँ पे भी मेजोरिटी से
ऊपर, मेजोरिटी से ऊपर जो वोटिंग वॉट एवर दे डिसाइड, तो उस तरह से डिबेंचर ट्रस्टी की लाइबिलिटी डिसाइड होती है। तो यहाँ पे दिस इज द थिंग कि ड्यू डिलिजेंस केयर वगैरह नहीं यूज किया तो ही इज लाइबल। एंड दूसरा कि डिबेंचर होल्डर जो है मैक्सिमम से ज्यादा, ठीक है, they will decide the liability of these debentures. ठीक है, so this is about the liability of debenture trust. Okay, now redemption of debentures. redemption of debentures में रिडम्पशन हम जब बात करते हैं मतलब डिबेंचर्स रीपे हो रहे हैं अभी, बरोबर, तो इसके साथ इंटरेस्ट भी जाने वाला है। सो प्रोवाइड दैट द कंपनी शैल पे इंटरेस्ट एंड रिडीम द डिबेंचर्स इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ देयर इशू। सो ये जो भी इसके टर्म्स है कि कितना इंटरेस्ट मिलेगा, कैसा इंटरेस्ट मिलेगा, ईयरली मिल रहा है, हाउ, मतलब कैसे ये होने वाला है, ये चीजें इश्यू के टाइम पे डिसाइड होती है, ना कि बाद में, बरोबर। तो जो भी टर्म्स डिसाइड हुए हैं, जो इंटरेस्ट है, रिडम्पशन अमाउंट है, ये सब ध्यान में रखते हुए क्या करना है, रिडम्पशन कंप्लीट करना है। ओके, नाउ where at the time debenture trustee comes to the conclusion that कि असेट्स जो है कंपनी के इनसफिशिएंट है या इनसफिशिएंट हो सकते हैं, तो डिबेंचर ट्रस्टी को सबसे पहला किसका इंटरेस्ट देखना है, डिबेंचर होल्डर का। तो वो क्या करेगा, पिटीशन फाइल करेगा ट्राइब्यूनल के पास, और ट्राइब्यूनल फिर आफ्टर हियरिंग कंपनी को जो भी है वो मे बी बोलेगा इमीडिएटली पे करो, या वॉट एवर वो डिसीजन ट्राइब्यूनल देगा, ठीक है, अगर इनकेस ऐसा कुछ हुआ तो। ओके, फेलियर टू रिडीम, तो ट्राइब्यूनल के बोलने के बाद भी, ट्राइब्यूनल के इसके बाद भी, हियरिंग के बाद भी अगर कंपनी ने ये नहीं किया, कंपनी फेल्स टू रिडीम द डिबेंचर्स on date of their maturity or fails to pay the interest, so tribunal may on application क्या बोलेगा, आफ्टर हियरिंग डायरेक्ट द कंपनी बाय ऑर्डर कि इमीडिएटली ये जो भी है रिडम्पशन कंप्लीट कर दो, ठीक है। बट अगेन प्रैक्टिकली इट डिपेंड्स, ऑब्वियसली अगर पैसे है तो रिडीम करेंगे, नहीं तो कैसे करेंगे। सो ओके, सो डिफॉल्ट इन कंप्लाइंग विथ ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल, अगर इसमें कुछ भी तुमने गड़बड़ी की तो यू हैव टू बेयर दिस पेनल्टी, और इसमें से इम्प्रिजनमेंट वाला निकाल दो, ठीक है। पेनल्टी प्रोविजन अगेन आई एम सेइंग यू हैव टू रीड दैट, ठीक है। नाउ लास्ट के दो छोटे टॉपिक फिर पढ़ो एक बार। फर्दर इश्यू ऑफ शेअर कॅपिटल, फर्दर इश्यू ऑफ शेअर कॅपिटल म्हणजे इथे फक्त एवढं सांगितलंय तुम्हाला की जे कन्व्हर्टेबल डिबेंचर्स असतात ना, सो इन दैट कन्वर्टेबल डिबेंचर्स जो रहते हैं वो इश्यू के टाइम पे ही डिसाइड होते हैं, बरोबर, और इसके लिए स्पेशल रिजोल्यूशन वगैरह भी लिया जाता है जो हमने पढ़ा, तो उसे हम फर्दर इश्यू में नहीं पकड़ते बस। सो डिबेंचर और लोन इनटू शेयर्स ऑफ द कंपनी वुड नॉट अमाउंट टू फर्दर इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल, दैट्स इट, बाकी कुछ नहीं। ओके, देन कन्वर्जन वाला जो है ये पार्ट, दिस इज अबाउट, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, छोटा सा टॉपिक। कन्वर्जन ये क्या बताता है ना, अगर अगर कंपनी ने इशू किया है, ठीक है, डिबेंचर्स इशू टू गवर्नमेंट बाय अ कंपनी, तो डिबेंचर्स या लोन किसको है, गवर्नमेंट को कंपनी से, ठीक है, और इन पब्लिक इंटरेस्ट अगर गवर्नमेंट इंसिस्ट कर रही है कि इसको कन्वर्ट करो इन शेयर्स, ठीक है, तो वो दैट मे बी एनीथिंग। तो अगर टर्म्स में तुम्हारे कहीं पे नहीं है कन्वर्जन की बात, बट तुम्हें इंसिस्ट कर रही है गवर्नमेंट कि भाई इसे कन्वर्ट करो, ठीक है, और अगर कंपनी को ये टर्म्स एक्सेप्टेड नहीं है, तो कंपनी विद इन 60 days फ्रॉम द डेट ऑफ कम्युनिकेशन ट्राइब्यूनल को अपील कर सकती है कि वी आर नॉट रेडी फॉर दिस, हमें ये टर्म्स के टाइम पे था नहीं, ठीक है, एंड आफ्टर दैट ट्राइब्यूनल जो है वो जो उसे डिसीजन बरोबर लगे वो देगा, ठीक है, दैट इज द सेकेंड पैरा। Now, in determining the terms and conditions of conversion, the government shall have due regard to the financial positions of the company. The terms of issue of debentures or loan, as the case may be, the rate of interest or such debentures or loan as such other matters,
इट मे कंसिडर नेसेसरी। तो जब भी टर्म्स और जो गवर्नमेंट बोल रही है ना कि कन्वर्ट करो, तो इसके टर्म्स और कंडीशन कन्वर्जन के डिसाइड करते टाइम गवर्नमेंट ने कंपनी के फाइनेंशियल पोजीशन पे भी ध्यान रखना है, वो भी दैट इज द ऑब्वियसली फोरमोस्ट थिंग ना, क्योंकि अगर तुम कन्वर्ट करा रहे हो तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ ऑल दिस थिंग। When government has by an order directed any debenture or loan shall be converted into the shares and where no appeal has been preferred to the tribunal or where such appeal has been dismissed, so government ने बोला कि भाई कन्वर्ट करना है इस लोन या डिबेंचर्स को शेयर्स में, तुमने अपील नहीं किया या तुम्हारा अपील डिसमिस्ड हो गया, ठीक है, तो इन फॉर दैट अगर तुम्हें ऑथराइज कैपिटल वगैरह बढ़ाना पड़ा कन्वर्जन, क्योंकि कन्वर्ट कर रहे हो शेयर्स मतलब तुम्हारे ऑथराइज कैपिटल मैक्सिमम लिमिट होनी चाहिए, बरोबर। सो द मेमोरेंडम ऑफ सच कंपनी शल वेयर सच ऑर्डर हैज इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द ऑथराइज कैपिटल स्टैंड अल्टर्ड and the authorized capital of such company shall stand increased, एंड ये जो भी कन्वर्जन है ऑन अमाउंट इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वैल्यू विच सच डिबेंचर्स और लोन और पार्ट देयरऑफ हैज बीन कन्वर्टेड इनटू। सो बेसिकली हे मी तुम्हाला एकदा विथ एग्जांपल से सांगते, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल हम लेते हैं कि कोई XYZ लिमिटेड कंपनी है, ठीक है। XYZ लिमिटेड कंपनी ने डिबेंचर्स दिए टू एनी गवर्नमेंट, अभी मैं कोई गवर्नमेंट का ऐसा स्पेसिफिक नाम नहीं ले रही हूँ, कोई गवर्नमेंट को डिबेंचर्स दिए, ठीक है। अभी डिबेंचर्स जब इशू हुए थे उस टाइम पे कन्वर्जन की कोई बात हुई नहीं थी, कोई बात हुई नहीं थी, मतलब कोई टर्म्स डिसाइड नहीं हुए थे कि ये कन्वर्टिबल डिबेंचर्स, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। बट इन पब्लिक इंटरेस्ट और एज नेसेसरी नेसेसिटी के वजह से गवर्नमेंट बोल रहा है कि भाई इसको कन्वर्ट कर शेयर्स में, ठीक है। अभी कंपनी बोल रहे हैं कि अचानक ये कहां से कन्वर्ट करने आ गया, हमें ये वी आर नॉट रेडी फॉर इट, इट इज नॉट एक्सेप्टेबल। तो कंपनी को ये कम्युनिकेशन आने के बाद 60 डेज के अंदर अंदर कंपनी अपील कर सकता है ट्राइब्यूनल को कि वी आर नॉट एक्सेप्टिंग दिस, हमें ये टर्म्स पहले डिसाइडेड नहीं थे एंड वी आर नॉट डीम टू एक्सेप्ट, ठीक है। आफ्टर दैट ट्राइब्यूनल जो भी केस के अकॉर्डिंग जो भी सोचेगा, दैट एनसीएलटी के प्रोविजंस इसमें आ जाएंगे, तो वो सब सोच समझ के डिसीजन देगा, ठीक है। ये सब होते होते अगर कंपनी ट्राइब्यूनल ने डिसमिस कर दिया कि नहीं तुम्हें कन्वर्ट करना ही पड़ेगा, या फिर कंपनी ने अपील ही नहीं किया, तो इन दैट केस गवर्नमेंट को ऑब्वियसली तुम्हें कन्वर्ट करके देना पड़ेगा शेयर्स। अभी जब तुम कन्वर्ट करोगे तो तुम्हारे ऑथराइज कैपिटल का कैप तुम्हें पता है ना, ऑथराइज कैपिटल अगर 1 करोड़ है और पेड अप कैपिटल भी 1 करोड़ है, तो मतलब तुम्हारे पास इश्यू करने के लिए कन्वर्ट करने के लिए कोई शेयर्स बाकी है क्या? नहीं। तो इन दैट केस तुम्हें ऑथराइज कैपिटल को बढ़ाना पड़ेगा। तो जो ये सब कामकाज करना है ये तुम्हें उतने अमाउंट से बढ़ाना है जितना अमाउंट का तुम्हारा डिबेंचर और लोन कन्वर्ट होने जा रहा है, ठीक है। दिस इज वन थिंग। और ये पैराग्राफ बात कर रहा है कि जब भी गवर्नमेंट ऐसे सब ऐसा अगर बोल रहा है तो गवर्नमेंट ने कंपनी के फाइनेंशियल पोजीशन और सब ये टर्म्स ऑफ इशू ये सब चीजों के बारे में अच्छे से कंसिडर करना है। ओके, दैट्स इट। दिस विद दिस डिबेंचर्स वाला पार्ट इज कंप्लीटेड। एक बार प्लीज रीड कर लो, ठीक है। कुछ डाउट्स है तो पूछो, फिर हम आते हैं डिपॉजिट्स पे।
ओके, तो हम अभी एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स, इसमें कुछ है क्या? आगे बढ़ सकते हैं? आहात झोपलात? ठीक है, सो एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स, ठीक है। अभी डिपॉजिट्स, दिस इज अगेन अनदर, अभी डिबेंचर्स के बारे में हमने बात की, अभी डिपॉजिट्स क्या होता है? सो डिपॉजिट्स इज कंपनी को ना हर जगह से पैसे लेना, किसी से भी पैसे लेना, कभी भी पैसे लेना, ऐसा अलाउड नहीं होता, ठीक है। इट्स अ कंपनी, सो देयर इज सम लिमिट्स ऑन इट, ओके। और तुम्हारे कंपनी में शेयर होल्डर्स है तो शेयर कैपिटल के लिए तो ऑलरेडी उनसे पैसे लिए। ऐसे ही कंपनी को, प्राइवेट कंपनीज में यूजुअली वी सी दिस थिंग्स कि कंपनी को पैसे की जरूरत है तो शेयर होल्डर ही पैसा दे रहा है कंपनी को। सो अगेन इट इज डायरेक्टली ऐसा अलाउड नहीं है ये, तो तुम्हें कुछ प्रोविजन फॉलो करके, वेदर ये तुम्हारे क्या बोलते हैं कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग बैठ रहा है क्या, तुम्हारे मेमोरेंडम आर्टिकल से अलाउ कर रहे हैं क्या, ये सब चीजों का ध्यान देना पड़ता है, ठीक है। सो डिपॉजिट्स एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 31, deposits as including any receipt of money by way of deposits or a loan, again it is a loan, or in any other form by a company, but does not include such category as prescribed or in consultation with RBI, ठीक है। अभी यहाँ पे मेन डिपॉजिट्स का डेफिनेशन यहाँ पे है, ठीक है। ये डेफिनेशन नेगेटिवली आपके सामने पुट किया है, मतलब डिपॉजिट्स में क्या आता है ये उन्होंने नहीं दिया, डिपॉजिट में क्या नहीं आएगा ये उन्होंने दिया। मतलब अगर ये लिस्ट आउट किए हुए ये सब चीजें अगर मैं बात कर रही हूँ तो ये सब चीजें डिपॉजिट्स में नहीं आती, ठीक है, डज नॉट इंक्लूड, ओके। तो इसमें क्या क्या है, ठीक है, तो इन शॉर्ट विल सी दिस। तो कोई भी अमाउंट अगर तुम्हें सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट से लिए, ठीक है, लोकल अथॉरिटी या स्टैट्यूटरी अथॉरिटी से मिली है, अमाउंट रिसीव फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट, फॉरेन इंटरनेशनल बैंक, मल्टी कोई भी बैंक से वगैरह, फॉरेन बैंक या फॉरेन गवर्नमेंट से, अमाउंट रिसीव्ड एज अ लोन और अ फैसिलिटी फ्रॉम एनी बैंक, लोन और फाइनेंशियल असिस्टेंस फ्रॉम पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कोई दूसरी कंपनी से अगर कोई अमाउंट मिली है, ठीक है, amount received towards an offer or a securities if securities cannot be allotted and said amount has not been refunded within 60 days, it would be amount to deposits, ठीक है। सो तुम्हें अगर सिक्योरिटी इशू के लिए अमाउंट मिला है और तुमने उसे रिफंड नहीं किया, अगर इशू नहीं किया और रिफंड भी नहीं किया तो उसे डिपॉजिट माना जाएगा, तो इशू के पहले दैट इज नॉट कंसिडर एज डिपॉजिट। अमाउंट रिसीव फ्रॉम डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, डायरेक्टर लोन करके दिया जाता है, रिसीव बाय इश्यू ऑफ बॉन्ड और डिबेंचर्स, रिसीव फ्रॉम एम्प्लॉय इन नेचर ऑफ नॉन इंटरेस्ट बेयरिंग सिक्योरिटी डिपॉजिट, received and held in trust non interest bearing amount, amount received in course of business of the company, received under an agreement or a arrangement, amount received as security deposit, amount received as advance under long-term project for supply of capital goods, brought in by promoters of the company, accepted by निधि company, तो ये सब चीजें will not amount to deposit। ये हमें क्यों दिया है, what is the reason we are reading deposit, तो हमें ये देने की जरूरत क्या है? तो दिस डेफिनेशन, कोई कोई डेफिनेशन ना नेगेटिवली फ्रेम होते हैं, मतलब क्या, उसमें क्या आता है ये नहीं बताते, क्या नहीं आएगा ये बताते हैं। सो मतलब ये चीज छोड़ के जो भी अमाउंट्स है वो सब डिपॉजिट्स में आ जाते हैं, ठीक है। अगेन इसमें ये बहुत बड़ी लिस्ट है एक्चुअली, दिस इज नॉट बट नॉट डज नॉट इंक्लूड में बहुत सारी चीजें आती है इसमें। एक प्रॉपर मुझे एक याद है, एडवांस रिसीव फ्रॉम एनी कस्टमर, अगर 365 डेज से ज्यादा दिन तक है तो वो डिपॉजिट होगा, 365 डेज तक उससे डिपॉजिट नहीं माना जाता, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो इन द लिस्ट, बट यहाँ पे तुम्हें क्रक्स करके थोड़ा कॉम्पैक्ट लिस्ट दे दिया है, तो ये सब चीजें डिपॉजिट्स में नहीं आती। तो अगर इनमें से भी कोई चीजें
कंपनी के पास है, इसमें से कौन सी कॉमन चीजें पता है? लोन फ्रॉम बैंक, ठीक है, कोई अमाउंट रिसीव फ्रॉम बैंक, लोन फ्रॉम डायरेक्टर्स इशू किया, ठीक है, सिक्योरिटी डिपॉजिट, ये सब चीजें जो है वो कंपनी के फाइनेंशियल्स में होते ही है। और अगर ऐसी भी चीजें हैं तो उसके लिए डिपॉजिट रिटर्न जाता है कि नॉट अमाउंटिंग टू डिपॉजिट, कौन से अमाउंट है उसका रिपोर्टिंग करो, ठीक है। ठीक है, वी आर नॉट गोइंग ऑन टू दैट। डिपॉजिटर कौन होता है? एनी मेंबर ऑफ द कंपनी हु हैज मेड अ डिपॉजिट विद द कंपनी इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ 73 सबसेक्शन 2। तो कोई भी बंदा जिसने कंपनी को डिपॉजिट दिया है, एनी पर्सन हु हैज मेड डिपॉजिट विद द पब्लिक कंपनी इन अकॉर्डेंस विद 76, तो एनी मेंबर ऑफ अ कंपनी हु हैज मेड डिपॉजिट विद द कंपनी, और दूसरा विद द पब्लिक कंपनी, ठीक है। अभी इसमें से एलिजिबल, मैंने बोला ना कि अमाउंट्स जो है, ये जो डिपॉजिट जो है वो सब कंपनी ऐसे नहीं ले सकती, उसके लिए कुछ तुम्हें चीजें या कुछ क्या बोलते हैं, कुछ लिमिट्स फॉलो करने पड़ते हैं। सो दैट इज व्हाट वी से एलिजिबल कंपनी। तो एलिजिबल कंपनी कौन से है? एलिजिबल कंपनी मतलब वो कंपनी, वो पब्लिक कंपनी एज रेफर्ड टू इन सेक्शन 76 having net worth. Okay, now can you tell me what is net worth? आज हमने बात नहीं की है पूरे लेक्चर में, सो अभी करते हैं। सो नेट वर्थ क्या होता है ये तो सबको पता होगा। व्हाट इज नेट वर्थ? नेटवर्थ कैलकुलेट करते हो और उसमें क्या क्या लेते हो नेटवर्थ कैलकुलेशन में? आवाज आवाज नाही येते मला। काय असतं नेटवर्थ मध्ये? शुड आय असं मी समजू का की तुम्हाला माहितीये नेटवर्क मध्ये काय असतं? नेटवर्क मध्ये कंपनीचं शेअर कॅपिटल आणि रिझर्व, कंपनीचे शेअर। आय डोंट नो, तुम्ही म्यूट वर बोलताय, मे बी मला आवाज नाही येत तुमचा। तो कंपनीचं शेअर कॅपिटल आणि कंपनीचे रिझर्व याचं जेव्हा ऍडिशन केलं जातं, ती जी अमाऊंट येते त्याला आपण नेटवर्थ मध्ये कन्सिडर करतो, ठीक आहे। सो कंपनीची नेटवर्थ ऑफ नॉट लेस देन 100 crore or turnover not less than 500 CR and which has obtained the prior consent of company in general meeting by means of special resolution and also filed the said resolution with registrar, ठीक है। So an eligible company which is accepting deposit within the limit may accept the deposit by resolution by means of ordinary resolution, ठीक है। So जहाँ पे तुम जो लिमिट स्पेसिफाइड है ये यहाँ पे इन दिस सेक्शन, अगर उस लिमिट में तुम ले रहे हो तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से चल जाएगा, अगर नहीं तो आपको स्पेशल रेजोल्यूशन से यू हैव टू यू कैन टेक द डिपॉजिट्स। और दूसरी बात, वो जो प्रोविजन है वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। आपण कुठे हरवलो? यहाँ पे थे ना। ओके, now what is the prohibition on acceptance of deposit from public? So no company shall invite, accept or renew deposit under this act from a public except in manner provided in chapter 5. तर तुम्ही असंच मी जसं म्हटलं की असंच कोणी पण उठलं कंपनीला पैसे देते असं नाही चालत। सो इट इज नॉट अलाउड, और अगर ऐसा कुछ हुआ तो उसे डिपॉजिट कंसिडर किया जाता है, और उसे तुम्हें डिपॉजिट कंसिडर करने के बाद डिपॉजिट के पूरे प्रोविजंस, डिपॉजिट के सब कुछ जो जो डिपॉजिट के लिए तुम्हें अलग से जो काम करने पड़ते हैं, राइट, यहाँ पे भी जो रिजर्व हो गया, फिर अलग से बैंक में ट्रांसफर करो, वो सब चीजें फॉलो करने पड़ेंगे। तो इसलिए कोई भी उठ के यहाँ पे डिपॉजिट नहीं दे सकता।
अभी ये जो डिपॉजिट वाला सेक्शन है वो किसको एप्लीकेबल नहीं है? तो जो बैंकिंग कंपनी है, जो एनबीएफसी कंपनी है, उनका काम ही वो है ना डिपॉजिट्स लेना। उनको मेन बिजनेस ही उनका वो है डिपॉजिट्स का। तो इसलिए ये जो पर्टिकुलर डिपॉजिट वाला सेक्शन है वो बैंकिंग कंपनी या नॉन बैंकिंग कंपनी को एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है। नाउ एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स। सो 73 provides that subject to the passing of resolution in general meeting and subject to the rules as may be in consultation with RBI, company accept deposit from its members on such terms and conditions including the provision of security for repayment of such deposit with interest as may be agreed between the company and member. So company पूरे होशो हवास में सब प्रोविजंस फॉलो करके कंपनी अपने मेंबर से डिपॉजिट लेगी, बट दैट कंपनी शुड फुलफिल ऑल सच कंडीशंस, जो जो एप्लीकेबल है वो सब। ठीक है। अभी वो कंडीशंस में क्या क्या आता है? तो इशुएंस ऑफ अ सर्क्यूलर टू इट्स मेंबर इंक्लूडिंग स्टेटमेंट शोइंग फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी, क्रेडिट रेटिंग ऑब्टेन्ड, total number of depositors, amount due towards deposit in respect of any previous deposit accepted, any such particular as may be prescribed. ठीक है। सो ये सब चीजें कंपनी को फॉलो, अगर एक्सेप्ट कर रहे हो तो तुम्हें ये जब तुम सर्क्यूलर इशू करोगे तो ये सब चीजें तुम्हें मेंशन करनी है कि भाई तुम डिपॉजिट एक्सेप्ट है। जैसे शेयर या डिबेंचर्स के लिए लेटर ऑफ ऑफर जाता है, डिपॉजिट के लिए सर्क्यूलर जाता है। तो उस सर्क्यूलर में ये सब चीजें चाहिए। ठीक है। उसके बाद तुम क्या करोगे? फाइल अ कॉपी ऑफ सर्क्यूलर विद इन 30 days with registrar, deposit on or before the 30th day of April each year. Such sum shall not be less than 20% of the amount of its deposit maturing during the following financial year and kept in a scheduled bank in separate account. ये हम किसके बारे में बात कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले? डीआरआर में 15% का, बरोबर, जो इन्वेस्ट या डिपॉजिट करना है यहाँ पे 20% है। ठीक है। जो तुम्हें अलग से बैंक अकाउंट में रखना है, डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व, डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व। तो अगेन ये जो हम लोन फंड में जब बात करते हैं ना तो बहुत सारी सिमिलर चीजें आती है। ठीक है। सर्टिफाई दैट द कंपनी हैज नॉट कमिटेड एनी डिफॉल्ट। तो कंपनी ने कोई डिफॉल्ट नहीं किया है इन रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट या इंटरेस्ट, और अगर डिफॉल्ट किया है तो उसे रीपे वगैरह करके 5 साल गुजर गए उस बात को, तो दिस टाइप ऑफ स्टेटमेंट और सर्टिफिकेट जो है वो आपको देना पड़ेगा। उसके बाद प्रोवाइड सिक्योरिटी इफ एनी ड्यू रीपेमेंट ऑफ द अमाउंट डिपॉजिट इंक्लूडिंग क्रिएशन ऑफ चार्ज। इसमें भी असेट क्रिएशन होगा, क्रिएशन ऑफ चार्ज करना पड़ेगा। सो अगर तुम डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रहे हो तो ये सब चीजें तुम्हें फॉलो करनी पड़ेगी। हम मेंबर्स का बात कर रहे हैं, बरोबर। अभी तुम एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक बाय सर्टेन कंपनीज, तो अगर तुम पब्लिक से, लोगों से, मेंबर्स नहीं, मेंबर्स तो तुम्हारे घर के ओनर्स हो गए, अगर तुम बाहर के लोगों से कर रहे हो तो क्या? सो 76 provide, notwithstanding anything contained in 73, a public company having such net worth turnover as may be prescribed may accept deposit from person other than its member. तो पब्लिक कंपनी ने जो हमने ऊपर लिमिट्स दिए वो कंपनी पब्लिक से पैसे ले सकती है, subject to the compliance of requirement of 73(2) and central and subject to rules given by central government and in consultation with RBI. Such company shall require to obtain rating from recognized agency. तुम्हें क्रेडिट रेटिंग वगैरह लेना पड़ेगा for informing public. ठीक है। At the time of invitation of deposit, the public which ensure adequate safety and rating should be obtained every year. तो तुम्हें every year ये रेटिंग लेके तुम्हें इन्फॉर्म करना पड़ेगा, क्योंकि now your public का पैसा is involved. Okay. Every company accepting secure deposit, उसने 30 दिन के अंदर अंदर चार्ज क्रिएट करना है। ठीक है। कितने अमाउंट का? नॉट लेस देन द अमाउंट ऑफ डिपॉजिट एक्सेप्टेड इन फेवर ऑफ डिपॉजिट होल्डर इन अकॉर्डेंस विद सच रूल्स एज मे बी
प्रिस्क्राइब, तो उतने अमाउंट का रादर उससे उससे ज्यादा अमाउंट का वो चार्ज क्रिएट होना चाहिए, ठीक है। नाउ रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट, तो यहाँ पे आप डिबेंचर से बहुत सिमिलर सिमिलर चीजें देखोगे, अभी ओडीआर जैसे डिपॉजिट रिसिप्ट का देखा ही। प्रोवाइड एवरी डिपॉजिट एक्सेप्टेड शैल बी रीपेड विद द इंटरेस्ट, बरोबर, एज ऑन टर्म्स एंड कंडीशंस जो तुमने डिसाइड किए थे, बरोबर। अगर नहीं किया, इफ फेल्स टू रिपे, तो ट्राइब्यूनल के पास एप्लीकेशन जाने के बाद ट्राइब्यूनल डायरेक्ट कर सकता है फॉर वॉट एवर टू पे द सम ड्यू फॉर लॉस और डैमेजेस इनकर्ड, जो भी है ट्राइब्यूनल डिसाइड करेगा और कंपनी को डायरेक्ट करेगा। Now repayment of deposit accepted before commencement of this act, तो ठीक है, फॉर अ प्रोविजन हम पढ़ लेते हैं, बट अभी कमेंसमेंट ऑफ एक्ट को हो गए इट्स मोर देन 10 years, तो जस्ट एक बार फॉर इंफॉर्मेशन आई एम जस्ट रेफरिंग दिस पॉइंट। तो ये बेसिकली जब हम कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट बोलते हैं ना, तो 2013 के टाइम क्या करना था, 1956 से जब तुम शिफ्ट हो रहे थे इस एक्ट में, उस टाइम पे क्या करना था, उसके लिए ये चीज है। सो 74 प्रोवाइड्स इफ एनी डिपॉजिट इज एक्सेप्टेड बिफोर द कमेंसमेंट, अभी 1950 सॉरी 2013 के पहले अगर कोई डिपॉजिट एक्सेप्ट हुआ है, ठीक है, और फिर 2013 का एक्ट आ गया, एंड द अमाउंट ऑफ सच डिपॉजिट और पार्ट thereof or enters remain unpaid, ठीक है, और become at any time thereafter shall within a period of 3 months of such commencement such payment due file with the registrar statement of all deposit accepted repay within 3 years। तो ये सब बेसिकली ना उस टाइम पे रिटर्न्स फाइल करने थे कमेंसमेंट के बाद। एक तो वन टाइम रिटर्न जिसमें तुम्हारे पहले के सब डिपॉजिट्स के बारे में सब इंफॉर्मेशन जाए रजिस्ट्रार पे। सो बेसिकली दिस इज नॉट एक्चुअली आज के डेट में ये होगा ही नहीं, क्योंकि इसको टाइम हो गया, वो वन टाइम रिटर्न वगैरह फाइल करना था, उसमें बेसिकली आपके प्रीवियस डिपॉजिट्स के बारे में सब इंफॉर्मेशन जाता था, ठीक है। नाउ पनिशमेंट प्रोविजन दैट यू ऑलरेडी नो, यू हैव टू रीड दैट। सिर्फ इसमें से अगर इम्प्रिजनमेंट वाला कुछ रहेगा तो वो वेरीफाई कर लेना एक बार। डैमेजेस फॉर फ्रॉड, सो अगेन फ्रॉड आया तो कौन सा 447 दिया है क्या यहाँ पे, ये सब फ्रॉड के ही प्रोविजन है। सेक्शन 75 प्रोवाइड्स वेयर अ कंपनी फेल्स टू repay the deposit or interest within the specified time allowed by tribunal and it is proved that the deposit has been accepted with the intent to defraud, ठीक है। तो तुमने अगर इसी के लिए फ्रॉड करने के लिए ही डिपॉजिट एक्सेप्ट वगैरह किया था, any suits proceedings or other action may be taken out group of person or institution, ठीक है। तो ये बेसिकली ये फ्रॉड 447 यहाँ पे आ जाएगा, जब भी फ्रॉड होता है 447 आता है। पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेंशन, ये तीनों भी प्रोविजंस आई एम नॉट गोइंग टू रीड दैट। पनिशमेंट डैमेज फॉर फ्रॉड, पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेंशन ऑफ 73 और सेक्शन 76, ठीक है। नाउ जीडीआर दैट इज ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट, हमारा लेक्चर ये हो जाएगा क्या, 628 हुआ है ना। ये शायद बंद होगा लेक्चर, ठीक है। अभी हमारा जीडीआर और चार्जेस ये दो टॉपिक पेंडिंग रह गए हैं, ओके। सो पहले तर ठीक है, हम मंडे से कंटिन्यू करते हैं, अभी नहीं करती हूँ मैं। दूसरी बात तो कुछ डाउट्स है, कुछ नहीं समझा किंवा सगळं डोक्यावरून गेलं असं काही झालंय का, समजलंय का? ओके, आपण आता मंडेला मी एकदा चेक करते तिकडे कसं आहे। सो मोस्टली विल कंडक्ट ऑफलाईन ऑनलाईनच मंडे लेक्चर, अदरवाइज जर असं कॅरी ऑन होत असेल तर बेटरच आहे, लेट्स सी व्हॉट वी कॅन डू। अगेन नेक्स्ट वीक मंडे ट्यूजडे वेनसडे थर्सडे असे लेक्चर असतील। थर्सडे सुद्धा 6 जो आपला टाइम आहे तसाच असेल, आज आय वॉन्ट दॅट एक्सेप्शन, सो मी म्हणून आज 1.5 तास ठेवलं लेक्चर। नेक्स्ट वीक आपलं इंडस्ट्रियल लॉ विल स्टार्ट, ठीक है।
आणि मी जसं सांगितलंय फ्लो चार्ट मध्ये करूया. ओके, आता हे टीम्सचं हे पण हे होईल, डिस्टर्ब होईल आणि एक दुसराच टॉपिक चालू होतो. सो लेट्स स्टार्ट ऑन मंडे दिस GDR charges and then industrial law. Fine. So we are winding up this lecture. Thank you.